हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको थर्ड पार्ट बताने वाला हूं और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। दोस्तों, फर्स्ट 2 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर उन वीडियोस को आप देखिएगा। उन वीडियोस की लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 बताने वाला हूं और इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और उसके बाद में इस चैप्टर की समरी और इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। निश्चित रूप से ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के एतबार से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर तो आपको करना ही करना है। सब्सक्राइब कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, समझते हैं क्या कुछ इस चैप्टर में, क्या कुछ इस पार्ट में बताया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारा पार्ट 3 है। अब क्या होता है, जब गांधी जी वहाँ पर बैठे हुए थे तो गांधी जी जो वहाँ पर जितने भी वकील थे वो सभी गांधी जी के पास में आते हैं, फिर वो कॉन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, क्या कुछ होता है उनके बीच में वो देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। यानी बिहार से जो जाने माने जितने भी वकील थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, ब्रिज किशोर बाबू थे, मौलाना मजहरुल हक, ये जितने भी प्रोमिनेंट यानी प्रमुख जो वकील थे वो बिहार से सब आ गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, उन्होंने गांधी जी के साथ काफ़ी विचार विमर्श किया। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। अब गांधी जी ने उनसे पूछा कि भाई, जब मैं वहाँ पर था, अगर मुझे मान लो, वैसे तो मुझे मजिस्ट्रेट ने फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया, मुझे कोई सज़ा नहीं मिली, लेकिन अगर मुझे जेल भेज दिया जाता तो आप क्या करते। यानी गांधी जी ने उन वकीलों से पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, उन जो वरिष्ठ वकील थे उन्होंने जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। उन्होंने कहा कि साहब, हम तो आपको यहाँ पर एडवाइस करने आए हैं, आपको सलाह देने आए हैं, आपकी मदद करने आए हैं। एंड इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। और अगर आप ही जेल चले जाएंगे तो फिर एडवाइस किसको देंगे, सलाह किसको देंगे, फिर हम हमारे घर चले जाएंगे। मतलब सीधी सी बात उन्होंने कहा भी, हम आपको सलाह देने आए हैं, आपकी मदद करने आए हैं, और जब आप ही जेल चले जाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या काम है, हम सभी अपने घर चले जाएंगे। ये बात वो गांधी जी को कहते हैं। अब आगे क्या होता है। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी डिमांडेड। अब गांधी जी ने उनकी बात सुनी तो गांधी जी ने उनको कहा, फिर ये जो बटाईदार किसान है, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इसका क्या होगा। गांधी जी ने उनको कहा, द लॉयर्स विथड्रू द कंसल। अब लॉयर्स जो लॉयर्स जो थे, वो जो वकील जो थे, वो अपनी बात से थोड़ा सा पीछे हटते, थोड़ा सा सोच विचार करते हैं उस पर। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। अब राजेंद्र प्रसाद जो है वो अपनी जो उन्होंने बातचीत की थी, उस जो कंसल्टेशन की थी, उनका उसको निष्कर्ष निकालते हैं और वो कहते हैं, क्या कहते हैं आगे इसमें बताया गया है। They thought among themselves that Gandhiji was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants। यानी राजेंद्र प्रसाद साहब कहते हैं, एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला और कहते हैं कि जो आदमी यानी जो गांधी जी है, ये एकदम पूरी तरीके से हमारे लिए अजनबी हैं, यानी हमारे बीच के नहीं है, पूरी तरीके से हमारे लिए अजनबी हैं, लेकिन फिर भी ये किसानों के हित के लिए जेल जाना चाहते हैं, यानी जेल जाने के लिए तैयार हैं। और फिर वो अपने बारे में कहते हैं, इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड these peasants should go home, it would be shameful desertion। यानी राजेंद्र प्रसाद ने बहुत प्यारा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी जो हमसे पूरे टोटली क्या है, स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं, लेकिन फिर भी वो इन किसानों के हित के लिए जेल जाना चाहते हैं। और हम हैं कि जो आसपास की डिस्ट्रिक्ट से सभी से जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, आसपास डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और हमने तो ये पूरा इनसे वादा भी किया है कि हम किसानों को न्याय दिला करेंगे। और जब हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो है, हम जितना गांधी जी सोच रहे हैं उतना हम नहीं सोच रहे, यानी गांधी जी काफ़ी इन किसानों के बारे में सोच रहे हैं, और हम एक तरह से अपने स्वार्थ को यहाँ पर शो कर रहे हैं, स्वार्थ को दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक धोखा होगा, एक तरह से बहुत शर्मनाक बात होगी, ऐसा वो गांधी जी, वो जो है राजेंद्र प्रसाद है, वहाँ पर वो कहते हैं। अब आगे क्या होता है। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल। अब वो सभी, यानी पहले उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया, सभी जो जितने भी वकील थे उन्होंने आपस में बातचीत की। राजेंद्र प्रसाद ने उनको बताया, ये जो अभी मैंने आपको बात बताई कि भी गांधी जी जो है काफ़ी हमसे अजनबी हैं, लेकिन फिर भी वो किसानों के हित के लिए जेल जाना चाहते हैं, और हम हैं कि जिन्होंने उनसे वादा भी किया उनको न्याय दिलाने का, और हम पीछे हट रहे हैं। तो फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं, फिर बाद में वो गांधी जी के पास में जाते हैं और गांधी जी को कहते हैं, क्या हम भी आपके साथ जेल जाएंगे, अगर ऐसी बात होगी तो हम भी आपके साथ जेल जाने को तैयार है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। तो गांधी जी ने जब उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा, तो ये लो जी, चंपारण का जो युद्ध है वो हम जीत गए हैं। उन्होंने अपने एकदम स्वर में उन्होंने इस चीज़ की घोषणा कर दी।
Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. बस उन्होंने कागज़ का टुकड़ा लिया और अलग अलग यानी जितने भी वकील थे उन सभी को अलग अलग भागों में बांट दिया, टुकड़ों में बांट दिया और कह दिया कि आपको बारी बारी जैसे जैसे आपका नंबर आए सभी को अपना क्या करना है, अपनी गिरफ्तारी देनी है। यानी एक तरीके से एक प्लानिंग बनाई उन्होंने अपने और सभी वकीलों को एक ग्रुप में विभाजित करते हुए कहा कि जैसे जैसे सबका नंबर आएगा वैसे वैसे सबको क्या करना है, गिरफ्तारी देनी है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई। अब आगे क्या होता है देखते हैं। 7 days later, 7 दिन बाद में, सॉरी several days later, कई दिनों बाद में, गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. यानी काफ़ी दिन गुजर गए और काफ़ी दिनों बाद में गांधी जी को एक लिखित संदेश मिला मजिस्ट्रेट की तरफ से, जिसमें ये सूचना दी गई थी कि जो गवर्नर साहब हैं प्रांत के, उन्होंने अपना केस वापस लेने के लिए आदेशित किया है। यानी वो जो केस किया था गांधी जी पर, जो केस चल रहा था वो वापस वो लेना चाहते हैं, ऐसा उनके पास एक लिखित संदेश आया। सिविल डिसओबीडियंस हैज ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। और पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई। यानी जो उन्होंने उनका जो ऑर्डर नहीं माना था तो ये उन पर केस चल रहा था, तो इस चक्कर में पहली बार जब क्या होता है वो जब काफ़ी वो अपनी एक प्लानिंग बनाते हैं, वकील वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, गिरफ्तारी देने के लिए सब तैयार होते हैं। तो इनकी प्रक्रिया काफ़ी दिन चलती है और काफ़ी दिनों बाद में गांधी जी को एक लिखित संदेश मिलता है मजिस्ट्रेट की तरफ से कि जो गवर्नर जो है प्रांत के, जो उन पर केस चल रहा था वो केस वापस लेना चाहते हैं। यानी एक तरह से उन्होंने आदेशित किया है कि उस केस को उठा लिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए। तो इस तरीके से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरुआत की थी उसकी पहली बार आधुनिक भारत में उसकी विजय हुई थी। ठीक है। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. अब गांधी जी और जितने भी वकील थे उन्होंने इसकी यानी जो किसानों की जो शिकायतें थी उनकी एक व्यापक जांच का उन्होंने एक प्रक्रिया बनाई, व्यापक जांच करने की उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। Depositions by about 10,000 peasants were written down. यानी लगभग 10,000 किसानों के बयान लिए गए एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अलग दूसरे प्रमाणों पर, सबूतों पर भी जो है टिप्पणियां तैयार की गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड द प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब पूरा जो वहाँ पर उस वक्त जो माहौल चल रहा था वो पूरा माहौल एक तरीके से जो इन्वेस्टिगेटर थे, जो जांच करता थे, जो जांच कर रहे थे इस मामले की, उनकी गतिविधियों से और जो जमींदारों का विरोध था उसके विरोध से एक तरह से जोरदार जो है गूंज है वो पूरे इलाके में गूंज उठी थी। चारों तरफ माहौल ऐसा हो गया था। ठीक है। वेहमेंट मतलब जोरदार और प्रोटेस्ट मतलब विरोध। तो जमींदारों का जोरदार विरोध हुआ और वो जांच दल जो है अपनी अपनी जांच कर रहे थे। तो एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त माहौल उस वक्त वहाँ पर तैयार हो गया था। ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इन जून गांधी जी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जून के महीने में गांधी जी को बुलाया जाता है। कहाँ? सर एडवर्ड गेट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके पास बुलाया जाता है। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। अब जब गांधी जी वहाँ पर जा रहे होते हैं तो वो अपने जाने से पहले अपने जितने भी प्रमुख जो सहायक थे उनसे कहते हैं और एक योजना दोबारा बनाते हैं कि अगर मैं दोबारा वहाँ से नहीं लौटता हूँ तो यानी जो सविनय अवज्ञा की आंदोलन की जो उनकी योजना थी उस योजना को दोबारा वो निर्धारित करते हैं, बनाते, कहते हैं अगर मैं वहाँ से नहीं लौटता हूँ तो आपको क्या क्या करना है। इस तरीके से वो एक प्लान तैयार करके जाते हैं जाने से पहले, जब उन्हें वहाँ पर बुलाया जाता है। कहाँ पर? सर एडवर्ड गेट के पास में। ठीक है। Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन। अब गांधी जी के वहाँ पर इंटरव्यू होते हैं, उनके साथ वो काफ़ी बातचीत होती है, काफ़ी लंबे 4 उनके इंटरव्यू लंबे उनके साथ चलते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो जो गवर्नर साहब थे वो क्या करते हैं, एक कमीशन, एक आयोग का गठन करते हैं। और वो क्यों करते हैं, यानी जो बटाईदार किसान थे, उन जो नील की खेती करने वाले बटाईदार किसान थे, उनकी स्थिति को लेकर, उनकी स्थिति के विषय में वो एक जांच आयोग का गठन करते हैं कि वो जांच आयोग इनके पूरी इस मामले की जांच करेगा, क्या मामला है, किसके साथ अन्याय हुआ है, किस और कितना हुआ है, क्या हुआ है, तो सभी चीज़ों की जांच जो है वो एक आयोग करेगा। तो उस आयोग का गठन उनके द्वारा किया जाता है। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi ji as the sole representative of the peasant. और उस आयोग के सदस्य कौन कौन थे? जमींदार थे, उसमें सरकारी अधिकारी थे और किसानों के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी
उसमें शामिल थे। ठीक है। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। अब गांधी जी यानी चंपारण में काफ़ी समय रहे, लगभग 7 महीने, यानी लगातार 7 महीने वो गांधी जी जो है वो चंपारण में रहे और इसके बाद में वो टुकड़ों में कभी कभी आते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied a year of Gandhi's life। यानी यहाँ बताया गया है कि गांधी जी 7 महीने लगातार वहाँ पर रहे, फिर टुकड़ों में वो वहाँ पर आते रहे और जिस चीज़ को गांधी जी ऐसे समझ रहे थे कि छोटा सा मामला, ऐसे हम जल्दी ही इसे निपटा देंगे, उस छोटे यानी एक छोटा सा अनपढ़ किसान जो उन्हें आमंत्रित करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि आप आइए और हमारी समस्या का निवारण कीजिए। अब गांधी जी से एक छोटी सी समस्या समझ बैठे थे, वो उस समस्या का समाधान करते करते गांधी जी को 1 साल लग गया, यानी गांधी जी के जीवन का 1 साल वहीं पर गांधी जी को अपना व्यतीत करना पड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The official inquiry assembled a crashing mountain of evidence against the big planters। अब जितने भी वो सरकारी जो जांच थी उसने इन बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ भारी भरकम एकदम सबूतों का भारी भरकम पहाड़ इकट्ठा कर लिया। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द peasants। और जब उन्होंने देखा, जब वो अंग्रेज़ अधिकारियों ने इनकी जांच की रिपोर्ट देखी तो उन्होंने इसके से पहुंचे कि हमें इनका जो है किसानों का रिफंड करना चाहिए, बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन कितना करना चाहिए, ये इस बात के लिए उन्होंने गांधी जी से पूछते हैं कि हमें कितना पेमेंट करना है। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब वो जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, उन्होंने ऐसा सोचा था कि गांधी जी जो है पूरा पेमेंट मांगेंगे, और कौन सा पेमेंट, जो उन्होंने किसानों से, शेयर क्रॉपर से, बटाईदार किसानों से गैर अवैध रूप से और कपटपूर्वक उनसे हड़प लिया था, वो पूरा मांगेंगे। अब वो क्या कहते हैं, ही आस्क्ड ओनली 50%। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, यानी उन्होंने ऐसा सोचा था गांधी जी पूरा मांगे, लेकिन गांधी जी ने कितना कहा, ही आस्क्ड ओनली 50%, 50% मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और ऐसा लगा कि शायद वो अब इससे कम नहीं करेंगे। राइट्स रेवेरेंड J.Z. Hose, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range। यानी ये बात कौन कह रहे हैं, J.Z. Hose है, एक ब्रिटिश मिशनरी हैं जो चंपारण के इस मामले को उन्होंने काफ़ी करीब से देखा था। वो कहते हैं कि जब गांधी जी ने कहा कि हम 50%, गांधी जी ने कहा कि हम 50% लेंगे उसका, तो वहाँ पर वो एकदम हठी नज़र आ रहे थे, एकदम दृढ़ नज़र आ रहे थे, शायद इससे पीछे नहीं हटने वाले थे। ये बात गांधी जी उन्होंने कहा है, J.Z. Hose ने कहा है। ठीक है, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव अवे, और शायद ऐसा सोचते हुए कि गांधी जी अब नहीं मानेंगे, इससे कम में नहीं मानेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। अब जो प्लांटर्स, जो जितने जमींदार थे, उनका जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने ऑफर रखा कि भाई 50% तो नहीं, हम 25% तक दे सकते हैं। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। और काफ़ी आश्चर्य की बात रही होगी कि जब उन्होंने कहा कि हम 25% तक दे सकते हैं, तो गांधी जी ने बस फटाक से इस बात को मान लिया, बोल ठीक है, आप 25% दीजिए, हम लेने को तैयार हैं। ठीक है, और इस तरीके से एंड थस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरीके से उनका जो लंबे समय से गतिरोध चलता आ रहा था, वो गतिरोध समाप्त हुआ। ठीक है भाई, गांधी जी का ये जो बात मानने के पीछे तर्क ये था कि भाई पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमें 50% दे रहे हैं, 25% दे रहे हैं, हमारे लिए बड़ी बात ये है कि हमने इन्हें अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया और ये साबित कर दिया कि अब हम इनसे डरने वाले नहीं। यानी उन्होंने किसानों के प्रतिनिधि होने के नाते ये बात उनको समझाने की कोशिश की। बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस पार्ट को मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फोर्थ पार्ट के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद में समरी और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो थैंक यू so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.